फोर्थ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी इज लॉजिक। लॉजिक का लफ्जी मतलब होता है परटेनिंग टू थॉट, सोचो विचार से रिलेटेड या रीजनिंग। सो अगर हम लॉजिक को डिफाइन करें तो इट इज अ टाइप ऑफ रीजनिंग विच इज डन अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ वैलिडिटी। हम ये भी कह सकते हैं कि लॉजिक रीजनिंग का एक ऐसा तरीका कार है जो कुछ खास असूलों के मुताबिक किया जाता है, और ये एक ऐसा तरीका है जिसकी बुनियाद पे हम गुड थिंकिंग और बैड थिंकिंग को अलहदा कर सकते हैं। एक्चुअली इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें सोचता है। हम फैंटेसीज करते हैं, हम डे ड्रीमिंग करते हैं, हम ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, तो हम उसे सोचो विचार या रीजनिंग नहीं कह सकते, थिंकिंग कहते हैं। तो रीजनिंग उससे अलहदा इसलिए है कि रीजनिंग में हम कुछ खास असूलों को मद्देनजर रखते हैं, और इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग जो है इसमें हम मजीद स्ट्रिक्ट हमारे रूल्स होते हैं जिनकी रोशनी में हम अपनी रीजनिंग को वैलिड साबित करते हैं। लॉजिक की बुनियादी तौर पर 3 कैटेगरीज है: इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक और अबडक्टिव लॉजिक। इंडक्शन या इंडक्टिव लॉजिक को हम यूं भी समझ सकते हैं कि मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस को देखकर उनसे एक कंक्लूजन लेना या जर्नल स्टेटमेंट लेना या एक लॉ या थ्योरी बना लेना, इसे हम इंडक्शन कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की, फिर दोबारा उसकी ऑब्जर्व की, और हम कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वेशन करते रहे, और फिर हमने उन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे एक लॉ को या एक थ्योरी को कंक्लूड कर दिया। मसलन एक शख्स है, उसने ये देखा कि एक कौवा है जो स्याह कलर का है, तो दूसरे दिन भी उसने इसी तरह एक कौवा देखा जो ब्लैक था, फिर उसने बहुत सारे देखे, तो 50-100 देखने के बाद उसने ये कंक्लूड किया कि जितने भी कौवे होते हैं वो ब्लैक होते हैं। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इंडक्शन। जितने भी रिसर्चर्स हैं, जब वो लॉ बना रहे होते हैं तो वो इंडक्शन के प्रोसेस से ही बनाते हैं। न्यूटन ने भी और आइंस्टाइन ने भी बहुत सी चीजों को ऑब्जर्व किया था, और उन ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने फिर ये कंक्लूजन दिया कि आइंस्टाइन ने लॉ ऑफ रिलेटिविटी पेश किया था, और इन्हीं ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे न्यूटन ने अपने मोशन के लॉज दिए थे। दूसरी चीज है जी डिडक्शन। अब देखें, इंडक्शन से जो लॉज बन चुके हैं उनको अप्लाई करना डिडक्शन कहलाता है। लॉज हमारे पास गिवन होते हैं, हम उन लॉज को स्पेसिफिक केसेस पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। मसलन न्यूटन ने इंडक्शन के जरिए लॉज ऑफ मोशन दे दिए। अब मैं कार बना रहा हूं तो मैं न्यूटन के उन लॉज से ही डिडक्ट करूंगा कि मैंने इस कार को कैसे बनाना है और इसकी वर्किंग कैसे हो। थर्ड टाइप इज अबडक्टिव लॉजिक। तो ये हम कह सकते हैं एक बेरब्त किस्म की रीजनिंग है या बेरब्त किस्म की लॉजिक है। पहली मिसाल को अगर हम देखें कि एक शख्स ने देखा कि कौवे स्याह थे, तो उसने लॉ बना दिया कि तमाम कौवे स्याह होते हैं। अब एक और शख्स आ गया, उसने ये कहा कि तमाम कौवे स्याह होते हैं। उसने एक दिन स्याह बिल्ली देखी। अब वो स्याह बिल्ली को देखकर ये कह रहा है कि चूंकि ये स्याह है तो ये कौवा है, क्योंकि तमाम कौवे स्याह होते हैं तो तमाम स्याह भी कौवे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अबडक्टिव लॉजिक, ऐसी लॉजिक कि जिसमें हम ठीक तरह से रीजनिंग नहीं कर सके और हम कहीं ना कहीं पे हमने गलती कर दी। अब इन्हीं 3 कैटेगरीज को हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सबसे पहले इंडक्शन को देखते हैं। एक शख्स है, उसने एक स्वान देखा, तो उसने देखा कि वो व्हाइट कलर का था। उसने एक दूसरा देखा तो वो भी व्हाइट कलर का था। फिर तीसरा ऑब्जर्व किया तो वो भी व्हाइट कलर का था। तो उसने फिर ये इंडक्ट कर दिया कि जितने भी स्वान्स हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। अब अगर डिडक्शन को इस एग्जाम्पल में हम देखें तो चूंकि पहले ये लॉ या रूल बन चुका है कि ऑल स्वान्स आर वाइट, तो अब एक शख्स ने एक स्वान को देखा है, तो चूंकि उसे इस रूल का पता है, तो उसे फौरन ये समझ आ गई है कि ये एक स्वान है और ये वाइट है, और ये मैंने लॉ से ही पढ़ा है कि ऑल स्वान्स आर वाइट, सो दिस इज अ स्वान, सो दिस इज आल्सो वाइट।
अब तीसरी इसकी एग्जांपल देखें कि एक शख्स ने एक वाइट स्वान देखा और फिर उसने एक वाइट कैट देख ली। अब वो कह रहा है कि ये कैट है ही नहीं, ये तो वाइट है और वाइट तो स्वान्स होते हैं, तो इसलिए ये अब कैट नहीं है, ये अब स्वान। ये थर्ड टाइप है जो है, ये है अबडक्टिव लॉजिक। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। फिफ्थ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी इज पॉलिटिक्स। ये बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड पॉलिटिकोस से लिया गया है। इसका लफ्जी मतलब होता है अफेयर्स ऑफ सिटीज। यूनान में छोटी छोटी सिटी स्टेट्स थी जिनको पोलस कहा जाता था, और कुछ लोग जो कि उस पोलस को गवर्न कर रहे होते थे या उसके मैटर्स में डिसीजन पावर उनके पास होती थी, तो उन लोगों को पॉलिटिशियंस कहा जाता था। तो पॉलिटिक्स बेसिकली इट इज आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी अगर आप एक पोलस में मौजूद हैं तो उस सिटी स्टेट को कैसे रन करना है, उसके मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे चलाना है, तो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। दुनिया में जो बड़े बड़े पॉलिटिकल सिस्टम राइज रहे हैं या वो अब तक हैं, तो उनमें से एक है डेमोक्रेसी। यूनान में जो लोगों की तकसीम थी, तबकाती तकसीम, वो तीन तरीकों से थी। कुछ अशराफिया के लोग थे जिनको एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था, कुछ आज़ाद थे जो अशराफिया से ताल्लुक नहीं रखते थे, जागीरदार नहीं थे, यानी वो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे, बहरहाल आज़ाद थे, उन्हें डेमोस कहा जाता था। जबकि तीसरा वो तबका था जो गुलामों या औरतों पर मुश्तमिल होता था, जिनके कोई पॉलिटिकल हकूक नहीं थे। तो इब्तदा में यूनान में जो गवर्नमेंट थी या जो पावर थी वो एरिस्टोक्रेट्स के पास थी, मगर वक्त के साथ साथ जो आज़ाद लोग थे उन लोगों ने डिमांड्स करना शुरू कर दी, हमें भी पावर में हिस्सा दिया जाए। तो फिर जब उन्होंने पॉलिटिकल अपने इख्तियारात हासिल किए, तो फिर ऐसे सिटी स्टेट बने जिनमें आम लोग होते थे जो डिसीजन मेकिंग करते थे, और आम लोग ही होते थे जो कि जिनके पास तमाम पावर्स होती थी। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो कि जिसमें आम आवाम ही तमाम डिसीजन मेकिंग में अपना किरदार अदा करती है। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव फिर लॉ मेकिंग भी करते हैं, और जो भी डिसीजन मेकिंग है वो आम आवाम के हाथ में होती है। एक दूसरी शक्ल पॉलिटिकल सिस्टम की है मोनार्की। ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें तमाम इख्तियारात, तमाम रिसोर्सेज या तमाम पावर एक खानदान के हाथ में होती है। अगर बाप पावर में है तो फिर उसके बाद उसका बेटा आएगा या उसका भाई आएगा, या उन तमाम खानदान के पास बड़ी बड़ी अहम पोस्टें होंगी, और वो एक खानदान ही तमाम पावर का मरकज और महवर होगा। इसकी अगर आप एग्जाम्पल देखें तो सऊदी अरेबिया में भी इस वक्त मोनार्की है, और आले सऊद जो है वो इसमें हुक्मरान है, और उसके मुख्तलिफ जो मेंबर्स हैं वो बड़ी बड़ी अहम पोस्टों पर मौजूद हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज अथॉरिटेरियनिज्म। तो अथॉरिटेरियनिज्म में ये होता है कि कोई एक शख्स या चंद अशखास का एक ग्रोह पावर्स को हासिल कर लेता है, और जितने भी इख्तियारात हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, या जितनी भी डिसीजन मेकिंग हो रही है, वो उस एक या चंद अशखास के हाथ में होती है, और उनकी ही मर्जी होती है कि वो किसी को अपने इख्तियारात में हिस्सा दें या उन्हें बिल्कुल भी ना दें। तो इसकी आम एग्जांपल हम यूं भी ले सकते हैं कि जैसे ममालिक में मार्शल लॉ नाफिज होता है, तो फिर एक ही फर्द वाहिद होता है जिसकी बिल के मुताबिक तमाम कंट्री को रन किया जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम्स की एक और शक्ल है टोटलिटेरियनिज्म। ये अथॉरिटेरियनिज्म से इस हद तक मिलती है कि इसमें भी पावर सिर्फ एक या चंद अशखास के पास होती है, मगर थोड़ी सी डिफरेंट भी इस लिहाज से है कि इसमें जो हुकूमत कर रहे होते हैं अशखास, वो लोगों के बुनियादी हकूक से भी उन्हें महरूम कर देते हैं। उनसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन लिया जाता है,
اور وہ بنیادی انسانی حقوق جو کسی معاشرے میں ایک شہری کے پاس ہوتے ہیں تو اب وہ انہیں نہیں دیے جا رہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹوٹلیٹیرینزم اتھارٹیرینزم کی ایک بدترین شکل ہے، اور ٹوٹلیٹیرینزم کو ہم ہٹلر کی حکمرانی سے بھی جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں۔ پولیٹیکل سسٹم کی ایک اور فارم ہے اولیگارکی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیاں یا چند بڑی بڑی آرگنائزیشن تمام ریسورسز کو اور تمام ڈیسیجن میکنگ کو اپنے بس میں کر لیتی ہیں، اور وہی در حقیقت حکمران ہوتی ہیں۔ ماڈرن دنیا میں آپ کو اس کی بہت سی ایگزامپلس مل جائیں گی۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر امریکہ کی بات کریں تو اس میں بھی چند بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں جن کا اکانومی میں بہت بڑا شیئر ہے، اور وہ ڈیسیجن میکنگ میں بہت بڑے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی کنٹریز ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں یا آرگنائزیشن ہیں، ایون وہ پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹ کی سلیکشن پہ بھی اثر ڈال رہے ہوتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں جو حکمران ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں۔ تو اسے ہم اولیگارکی کہیں گے۔ فائنل برانچ آف فلاسفی which we are discussing is philosophy of language۔ لینگویج کا اوریجن کہاں سے ہوتا ہے، لینگویج کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، کیسے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، ان تمام سوالات کا ہم جواب ڈھونڈتے ہیں فلاسفی آف لینگویج میں۔ ہومو سیپین کی اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو اگر انسان نے جو یہ ترقی کی ہے، اس کی بنیادی اگر چند نکات یا چند اہم محرکات جو ہیں تو اس میں سے ایک اس کی لینگویج پاور کا ڈیولپ ہونا ہے۔ انسان بڑے پیمانے پر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ ضروری اشیاء کو کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں اور ضروری انفارمیشن کو ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو، اپنے ایموشنز کو اور باریک سے باریک چیزوں کو اپنے گیسچر کے ذریعے یا مختلف علامات کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہومو سیپینز کی اس ارتھ پہ کامیابی کا ایک بڑا جو محرک تھا وہ اس کی لینگویج کو کمیونیکیٹ کرنے اور لینگویج کو ڈیولپ کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ تو فلاسفی آف لینگویج میں ہم یہی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک لینگویج کب وجود میں آتی ہے اور لینگویج آخر ہوتی کیا ہے۔ آخر پہ ان تمام فلاسفی کی برانچز کو ہم کنکلیوڈ کر لیتے ہیں اور ان کا ایک برین میپ سا بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کے کنسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہوں۔ فلاسفی کی میجر برانچز ہیں میٹا فزکس، ایپسٹیمالوجی، ایکزیالوجی، فلاسفی آف لاجک، فلاسفی آف لینگویج اور فلاسفی آف پولیٹکس۔ میٹا فزکس کو مزید جو کلاسیفائی کیا گیا ہے تو اس میں آنٹالوجی، ایسکیٹالوجی، کاسمالوجی، کاسموگونی اور تھیالوجی شامل ہیں۔ اسی طرح ایکزیالوجی کی مزید دو سب برانچز ہیں، ایتھکس اور ایستھیٹکس۔ لاجک کو اگر ہم دیکھیں تو تین فارمز ہم نے اس میں پڑھی ہیں، انڈکشن، ڈیڈکشن اور ابڈکشن۔ جبکہ فلاسفی آف پولیٹکس کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے مختلف پولیٹیکل سسٹم پڑھے جن میں ڈیموکریسی، مونارکی، اتھارٹیرینزم، ٹوٹلیٹیرینزم اور اولیگارکی شامل ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے لینگویج کی فلاسفی اور ایپسٹیمالوجی کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کچھ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔